कार्यवाही स्थगित की गई। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन और आज सीएम हेमंत सोरेन का अभिभाषण भी होना है। और आज आपको बता दें, हंगामे के बाद 2 बजे तक के लिए सत्र को स्थगित कर दिया गया। शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन और आज भी हंगामा हुआ, जिसके बाद 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। और झारखंड सरकार का दावा है कि केंद्र के पास उसका कोयले का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे देने में केंद्र सरकार आनाकानी कर रही है। आज शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन एक बार फिर केंद्र के पास बकाये पैसे का मुद्दा सदन में उठा। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से हाथ जोड़ करके केंद्र से झारखंड का पैसा दिलाने की मांग की। हालांकि इसके पहले बाबूलाल मरांडी ने पैसा मांगने को लेकर के राज्य सरकार को जो सुझाव दिया, उसको लेकर के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने जमकर जवाब दिया। भारत सरकार, क्योंकि झारखंड में उनकी सरकार नहीं है, गैर भाजपा की सरकार है और वो झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, ये बात प्रमाणित हो गया। भारत सरकार, सच्चाई यही है कि वो जानबूझकर झारखंड सरकार को मिलने वाली राशि भारत सरकार नहीं दे रही है। महोदय, मंत्री को अपने दल बल के साथ जाना चाहिए और मंत्री से मिलकर के बात करनी चाहिए। अब सुन कर लेते। मेरे लगातार आग्रह के बाद केंद्र सरकार के मंत्री मिलने को तैयार नहीं होते। कई बातें हैं यहाँ जो मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन मुझे बाध्य ना किया जाए। हम जाकर के सेक्रेटरी से मिलकर के आना राज्य हित में उचित समझे, लेकिन मंत्री ने मुझे समय नहीं दिया, कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी। और हमारे पदाधिकारी कई बार वहां के पदाधिकारियों से बात कर चुके हैं। आपको बरगलाया जा रहा है, तथ्य आपके सामने है। लाते नहीं है मंत्री जी, मैं कहूंगा कि आज मैं कह रहा हूं कि आप समय लीजिए, आपको समय मिलेगा। समय मैंने मांगा है, आप पता कर लिए सर। पिछले 6 महीने से जब से सदन में रिपोर्ट जमा, लगातार मैं प्रयासरत थी। थक के फिर जाके सेक्रेटरी से मिल करके आए। इतना मान सम्मान मंत्रियों का आपस में अपने राज्य के मंत्रियों से होना चाहिए कि वो समय दे। महोदय, नेता प्रतिपक्ष बार बार ये कह रहे कि आप जाकर के भारत सरकार के संबंधित विभाग के मंत्री से मिले, अधिकारी से मिले। इन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि हम समय मांगते रह गए, नहीं मिला। महोदय, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। 1,36,000 करोड़ रुपया जो कोल कंपनी से बाकी है हमारा, हमको लेना है। मैं खुद गया था कोयला मंत्री जी के पास, मैंने उनसे आग्रह किया। कोयला मंत्री जी ने यह भी कहा था कि वास्तविक राशि कितनी है, कितना देना है, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने अधिकारियों की टीम और राज्य सरकार के खनन विभाग के अधिकारियों के टीम को भेजेंगे। दोनों मिलकर के वास्तविक राशि क्या है ये पता कर लेंगे और तब हम पैसा झारखंड को देंगे। महोदय, अभी तक वो टीम गठित नहीं हुई। मैं नेता प्रतिपक्ष जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग हार गए। केंद्र सरकार हम लोगों से पैसा नहीं दे रही है। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप उनके यहाँ प्रतिनिधि हैं, नेता। देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव के 1 साल पूरे हो गए, लेकिन चुनाव के दौरान बीजेपी ने घुसपैठ का जो मुद्दा बनाया वो आज भी खत्म नहीं हुआ है। लोकसभा में जिस तरह से कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एसआईआर का विरोध और घुसपैठ का वकालत पर विपक्ष को जमकर धोया, उसके बाद एक बार फिर से झारखंड में घुसपैठ के मुद्दे पर घमासान शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप ये लगाया कि झारखंड का डेमोग्राफी बदल रहा है, जिससे कि आदिवासियों की जमीन और उसके अधिकार, संस्कृति पर खतरा है। लेकिन सत्ताधारी दलों ने नेता बाबूलाल मरांडी की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ऐसा उन्होंने कहा और वो नेता प्रतिपक्ष पर बरगलाने का आरोप लगा रहे हैं। तो मैंने बार बार यहाँ कह चुका हूँ, जिस प्रकार से यहाँ डेमोग्राफी जो बदला है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है भाई। अगर यही रफ्तार रहा तो डेमोक्रेसी को भी झारखंड में खतरा है और उससे सबसे अधिक जो खतरा है वो हमारे आदिवासी भाई बहनों के ऊपर है। उनका तो क्या बोलते हैं, रोटी बेटी माटी, ये सब कुछ संकट में है।
तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये डेमोग्राफी बदला है। और देश के जो गृह मंत्री ने कहा, कोई गलत उन्होंने नहीं कहा, और इसलिए कहा कि इसमें तो हर देशवासियों को साथ देना चाहिए, हर देशवासियों को सहयोग करना चाहिए। देखिए, डेमोग्राफी की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी के मित्रों की अलग है। सदन में मेरे बहुत सारे वक्तव्य हैं जिनकी कटिंग भी आपके पास मौजूद होगी, आप देख भी सकते हैं। झारखंड की डेमोग्राफी चेंज में जिन लोगों का सबसे बड़ा योगदान है उनके बारे में बाबूलाल जी नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि जिन बहिरागतों ने झारखंड की धरती में बाहर से आके बस के झारखंड की डेमोग्राफी को चेंज किया है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हैं। बिहार में SIR में 65,60,000 वोटरों को निकाला गया, लेकिन निर्वाचन आयोग यह नहीं बता पाया कि उस SIR में बांग्लादेशी घुसपैठिए कितने थे। कि डेमोग्राफी चेंज के लिए झारखंड की जनता से बाबूलाल जी को मतलब नहीं है। मतलब अल्पसंख्यक समुदाय के मुसलमानों का हवा दिखाकर बहुसंख्यक समुदाय को एकजुट करने की कोशिश डेमोग्राफी चेंज के नारे को बाबूलाल जी के मुंह से निकलवाती है। किसको घुसपैठिया बोल रहे हैं वो भी तो मायने रखता है ना। ये तो समस्या है कि आज जो देश के हित में बात करता है उसको देशद्रोही बोल दिया जाता है। किसी एक विशेष धर्म के लोगों को यहाँ पे घुसपैठिया बोल दिया जाता है, तो किसको मीन कर रहे हैं वो भी मायने रखता है। देखिए, झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा लगातार उठता रहा है और इस पर सियासत भी लगातार होती रही है। अब 2024 की बात कर लेते हैं। देखिए, 2024 के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बना, बीजेपी ने घुसपैठ रोकने की बात कही और सरकार बनने पर बाहर करने की बात भी कही। इसके साथ ही संथाल में सबसे ज्यादा घुसपैठ की बात कही गई। संथाल में डेमोग्राफी बदलने का भी दावा किया गया और अब SIR हो रहा है तो फिर से घुसपैठ का मुद्दा गर्म है। इधर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी घुसपैठ के मुद्दे पर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। निशिकांत दुबे ने कहा है कि जिन लोगों को शहीदों की चिताओं पर सत्ता सुख भोगने की आदत हो जाती है, उन्हें देश में कहां क्या हो रहा है उसकी जानकारी नहीं रह जाती। राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। जी, मैंने जो कल बातें कही फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि शहीद की चिता पर भारत के विभाजन के बाद कांग्रेस पार्टी ने सत्ता सुख भोगा है, और जो सत्ता सुख भोगने वाले घर परिवार के लोग होते हैं उनको देश के बारे में, दुनिया के बारे में, पढ़ाई के बारे में, लिखाई के बारे में कुछ नहीं पता होता है। बिना किसी तैयारी के माननीय राहुल गांधी जी आए, उनकी पूरे जो 3 पॉइंट मुख्य थे उसकी माननीय गृह मंत्री जी ने बढ़िया से कानून सम्मत धुलाई कर दी, और जब वो वॉशिंग मशीन में धुल गई तो राहुल गांधी कुछ तो बोलेंगे, तो यही बोल रहे हैं। तो इसीलिए राहुल गांधी जी की बातों को ना जनता सीरियसली लेती है, ना देश सीरियसली लेता है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो सीरियसली लेते हैं। देखिए, झारखंड विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने ममता देवी और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच हुए विवाद पर बड़ा बयान दिया है। 4 दिसंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ममता देवी और मंत्री इरफान अंसारी के बीच नोकझोंक देखने को मिली और ममता देवी ने आरोप लगाया कि रांची के जयपुरिया नर्सिंग कॉलेज के परमिशन के लिए उन्होंने 5 लाख रुपए कमीशन दिया, फिर भी अनुमति नहीं मिली। और इस मुद्दे पर आज शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस विधायक अनूप सिंह सामने आए और कहा कि ममता ने अपनी बात सही से रखी है। उन्होंने जो शिकायत स्वास्थ्य मंत्री को दी है वो उनकी जिम्मेदारी थी। अगर पैसा देने की बात हुई है तो ये जांच का विषय है। पैसा किसने लिया ये साफ होना चाहिए, मंत्री को बताना कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह आरोप इरफान अंसारी पे ममता जी ने लगाया, क्योंकि मैं उस मीटिंग में था। ममता जी शायद ये बोल रही थी कि उस अधिकारी से किसी ने पैसा लिया कमेटी से, लेकिन ममता जी ने ये कभी नहीं बोला कि इरफान अंसारी जी ने दिया। मैं उस मीटिंग में था, इसलिए मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि ऐसा कुछ ऑडियो में नहीं होगा कि आप इतना ज़्यादा वो बोल रहे कि इरफान ने ममता पे आरोप लगाया, ममता ने इरफान पे आरोप लगाया।
ममता जी ने निश्चित तौर पर अपनी बातें रखी थी, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने इरफान अंसारी के नहीं, उन्होंने इरफान अंसारी को स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए अवगत। तो इरफान अंसारी और ममता देवी के बीच बहस या बातचीत का एक ऑडियो क्लिप भी वायरल होने की बात कही जा रही है, जिस पर ममता देवी ने दावा किया है कि इस तरह की बात उनके संज्ञान में नहीं आई है और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जैसे स्वास्थ्य मंत्री के साथ कोई बात भी नहीं हुई है। कोई भी कमियां रहती हैं तो हर लोग बातों को रखता है कि भाई ठीक है ये अधिकारी काम नहीं कर रहा, वो अधिकारी काम नहीं कर रहा, तो इस तरह की डिस्कशन ही सब जगह होती है। और जहाँ तक ऑडियो की बात है तो ऐसा कोई भी ऑडियो लेकिन ममता जी ऑडियो अगर नहीं है तो फिर प्रभारी के राजू ने सुबह अखबार में खबर छपने के बाद संज्ञान क्यों लिया? क्योंकि प्रभारी के राजू ने इस पर संज्ञान लिया है। देखिए ये तो एक जांच का विषय खुद में बनता है। मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ कि मैंने ऐसा कोई भी वक्तव्य नहीं कहा। अगर कोई ऑडियो है तो ऑडियो मेरे पास भी आनी चाहिए ना। मैंने तो कभी ऑडियो नहीं सुना। और जिस न्यूज चैनल ने मेरे से बात किया, जिस भी पेपर ने, मैंने उनको भी कहा कि अगर आपके पास ऑडियो है तो आप मुझे भी तो भेजिए, मैं भी तो जानना चाहूंगी कि मैंने क्या कहा है। जब मैंने कहा ही नहीं तो आप कैसे वायरल? आप डिनाई कर रहे हैं, लेकिन आपके सहयोगी विधायक कह रहे हैं कि ममता जी ने इन बातों को रखा था कि मंत्री के ऊपर ने, बल्कि अधिकारियों के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए थे कि मैंने ये चीज कहा है। अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो हम उसकी शिकायत मंत्रियों पास और विभागीय जो इसके मंत्री हैं उनके पास कहते हैं, कोई भी विषय को लेकर के। लेकिन अब आप कहिएगा कि नहीं हमारा ऑडियो वायरल हो रहा है, मैंने किसी पे आरोप लगा रहा, तो ऐसा कोई भी बात नहीं। देखिए, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश गठबंधन में ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी ही पार्टी में एकजुटता को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। लगातार पार्टी में अंतरकलह की बात सामने आने से कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। पिछले दिनों इरफान अंसारी और प्रदीप यादव के बीच तीखी बहस भी हो गई। अब ऐसे में विपक्ष का ये दावा है कि ये सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी, तो वहीं कांग्रेस और जेएमएम इस पूरे मामले पर सफाई देने में लगे हैं। ये साफ दिखा रहा है कि गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल। कल जिस तरीके से इरफान अंसारी ने जिस लहजे में प्रदीप यादव जी को जवाब दिया, जब उन्होंने कहा कि राज्य में खून बिक रहा है, साहब ये इनको संवेदनशीलता से लेना चाहिए था, इसको रोक लगानी चाहिए थी। वो भड़क गए और स्पीकर ने भी एक तरफा नियमन दे दिया कि अब मंत्री के चैम्बर में बात होगी। क्यों साहब, विधानसभा एक पारदर्शी मॉडल है जहाँ बात होनी चाहिए। अब आप जनता के सामने छिपकर वहाँ मान मनवल करेंगे, ये तो उचित नहीं है। लेकिन ये पहला वाकया नहीं है। जिस तरीके से इनके आपसी खटपट चलते रहते हैं, ये आने वाले दिनों के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये सरकार अपने 5 वर्ष पूरा कर पाए, इस पर संशय है। कलह नहीं मानते, हम इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था मानते हैं। सदन लोकतंत्र का मंदिर होता है और हम जनता के प्रति संजीदा हैं। यह प्रमाण है कि हम अपनी बात, जनता की बात सदन में रखते हैं, क्योंकि हम जनता के द्वारा चुन करके आए हैं। हम वोट चोरी के माध्यम से सत्ता हासिल नहीं किए हैं। पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा तो हो नहीं सकती। सभी पार्टियों में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। कांग्रेस में जो अंतरकलह दिखता है, उससे ज्यादा अंतरकलह भारतीय जनता पार्टी में। फर्क इतना है कि इसमें लोग थोड़ा मुखर हो जाते हैं, मीडिया के सामने बातें आ जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी में वो चीज नहीं हो पाता। इसी बीच देखिए, राज्य से बड़ी खबर आ रही है। एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए विस्फोटक लूट मामले में ये बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई। 11 नक्सलियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से हुई है। उड़ीसा में हुई थी विस्फोटक की लूट और इस पर एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ के इनामी पर भी चार्जशीट दाखिल की। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई हुई है, विस्फोटक लूट मामले में ये कार्रवाई की गई है, क्या अपडेट आपके पास? जी, बता दें कि ये विस्फोटकों की लूट की गई थी और इस पूरे मामले में उड़ीसा से ये लूट की गई थी, जिसके बाद इन विस्फोटकों का इस्तेमाल जो है वो सुरक्षा बलों के खिलाफ होना था। हालांकि इस लूट के बाद लगातार कार्रवाई की गई और उसके वजह से ही कई विस्फोटक का बड़ा एक जखीरा जो है वो बरामद कर लिया गया है। हालांकि 90% के अप्रॉक्स जो है वो विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया गया था, लेकिन इस मामले में जिस तरह से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और जो सुरक्षा बलों को निशाना बनाने का इरादा नक्सलियों के द्वारा रखा गया था, उसे देखते हुए एनआईए ने इस मामले की जांच तेज कर दी और इस पूरे मामले में जो भी साक्ष्य और जो एविडेंस मिले उसके आधार पर ये चार्जशीट जो है वो
कोर्ट में जमा की गई है और इसमें जो 1 करोड़ के इनामी नक्सली हैं जो कि सारंडा के क्षेत्र में अभी भी मौजूद हैं, उन लोगों को भी आरोपी बनाया गया है, जिसमें कि अनिल दा जो है वो मुख्य रूप से शामिल है। इसके अलावा जो 11 नक्सली हैं उनके खिलाफ ये चार्जशीट जो है वो दायर की गई है। तो अब इस पूरे मामले में जहां एक तरफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है अब एनआईए का भी शिकंजा जो है इन नक्सलियों पर कसता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी बीच देखिए हजारीबाग से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां एनआईए की टीम ने घर में दबिश दी। संदिग्ध आतंकी से जुड़ा ये पूरा मामला सामने आया है। शहनवाज आलम मामले में जांच जारी है। आपको बता दें कि पिलावल थाना क्षेत्र में छापेमारी हुई है। भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई। एनआईए के साथ एटीएस भी तैनात हैं और 2023 में हुई थी शहनवाज की गिरफ्तारी। ये 2 अलग अलग तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए एनआईए इनपुट्स के आधार पर छापेमारी की गई और दिल्ली से गिरफ्तार हुआ था शहनवाज। तो पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में हुई थी गिरफ्तारी। बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बता रहे हैं, जहां छापेमारी की गई है। एनआईए की टीम ने घर में दबिश दी। संदिग्ध आतंकी से जुड़ा ये पूरा मामला सामने आया। 2023 में हुई थी शहनवाज की गिरफ्तारी और इसी को लेकर के अब दबिश दी गई है। एनआईए की टीम ने घर में दबिश दी। अधिक के समय होने को चले हैं और हजारीबाग के पेलावल स्थित शहनवाज के घर पर लगातार कार्रवाई जो है वो एनआईए की जारी है। अभी हम हजारीबाग के अंसार नगर स्थित है और आपको ये जो घर दिख रहा है वो शहनवाज का है। शहनवाज की बात कर ले तो दिल्ली पुलिस जो है उसे अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार की थी और उन पर आरोप था कि जो विस्फोटक के सामग्री बनाए जा रहे हैं उन सभी चीजों को लेकर जो है एनआईए की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया था। बता दें कि वो जो है 3 लाख रुपए का इनामी भी था। पूर्व दिनों की बात कर ले तो जो 2023 में यहाँ पर एनआईए की टीम पहुंची थी और उस वक्त भी जो है यहाँ से गहनता से छानबीन की गई थी और आज जो है पुनः शहनवाज के पैतृक आवास पर एनआईए की टीम पहुंची है और गहराई से छानबीन कर रही है। सुरक्षा की अगर बात कर ले तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो सीआरपीएफ के जवान है, सीआरपीएफ के जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है और वो जो उन्होंने जो है वो घेराबंदी किए हुए ताकि किसी तरह का जांच में जो है बाधा उत्पन्न ना हो। देखने वाली बात हुई कि लगातार अहले सुबह से ही यह जो कार्रवाई चल रही है, ऐसे में जो है एनआईए की टीम को और भी क्या कुछ अहम जानकारियां जो है वो हासिल होती है, इसके साथ ही जो है अहम दस्तावेज जो है वो प्राप्त होते हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। धनबाद में पिछले 10 दिनों से जारी जहरीले गैस रिसाव का अब तक कोई भी समाधान नहीं हो सका है और इस गैस रिसाव की चपेट में अब केंदुआडीह पुलिस थाना भी आ गया है, जिसको शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। केंदुआडीह इलाके में पिछले 10 दिन से जहरीले गैस का रिसाव हो रहा है, जिस पर नियंत्रण के लिए बीसीसीएल, इसके साथ ही डीजीएसएस और एनडीआरएफ, इसके साथ जिला प्रशासन की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है। गैस रिसाव से आम लोगों को नुकसान नहीं हो, इसको लेकर भी राहत शिविर की व्यवस्था की गई। वहीं केंदुआडीह थाने के पुलिस जवानों को इस खतरे से बचाने के लिए एसएसपी प्रभात कुमार ने थाना को शिफ्ट करने की बात कही है, जिसके लिए जगह तैयार की जा रही है। लगभग पिछले 1 सप्ताह से पूरी टीम, हम लोग हो, जिला प्रशासन हो, बीसीसीएल हो, भारत सरकार से भी काफी सीनियर अफसर दौरा कर रहे हैं। तो एक मेजर प्रॉब्लम है केंदुआडीह एरिया में, वहाँ भी थाना भी हमारा वहीं है, तो थाना को भी वहाँ से शिफ्ट करना है, जिसके लिए ऑलरेडी प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द थाना को भी वहाँ से शिफ्ट कर लिया है। वही हम लोग अभी चयन कर रहे हैं, क्योंकि इमीडिएट शिफ्ट करने के लिए बिल्डिंग भी चाहिए। थाना वहाँ से जाकर के काम कर कैसे काम करे उसके लिए एक भवन भी चाहिए, तो वो प्रक्रिया चल रही है। डीसी साहब से मेरी बात हो रही है और पूरी टीम लगी हुई है, बहुत जल्द वहाँ से थाना को भी शिफ्ट करेंगे। देखिए बात कर लेगा धनबाद की, तो धनबाद के केंदुआडीह में जहरीली गैस रिसाव के बाद बीसीसीएल की भी लगातार नजर बनी हुई है। स्थानीय लोगों के लिए बनाए गए राहत शिविर का बीसीसीएल के सीएमडी ने जायजा लिया है और उन्हें हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही है। साथ ही इसके समाधान पर भी काम हो रहा है। जहरीले गैस का स्तर काफी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, वैसे में लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। मेडिकल सुविधाएं हैं, हम लोग हॉस्पिटल में भी जाएंगे, देखेंगे। आया था परसों भी, मैं 6 घंटा रहा, पूरा क्षेत्र में घुमा, तो इनके रहने और किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो, इसी के लिए हम लोग दिन में आए थे, आज रात में आए हैं कि कोई परेशानी हो तो उसको हम लोग
खबरों का सिलसिला